अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ऐसे का है। ठीक है, सीएसएस या पीएमएस में एक चीज़ देखी जाती है कि जो ऐसे है इंग्लिश का वो बहुत एक डिफ़िकल्ट समझा जाता है उसको पास करना, और इवन उसमें 40 मार्क्स भी लेना बहुत मुश्किल समझा जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, या इसका क्या स्ट्रक्चर है, या ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, या ऐसा कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको एग्जामिनर सी एस एस या पी एम एस के पेपर में फ़ेल करता है। ठीक है, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में तो पास होते हैं, लेकिन अपने सी एस एस के एग्ज़ाम या पी एम एस के एग्ज़ाम के ऐसे में पेपर में आप फेल होते हैं। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपको मैं कुछ थोड़ा गाइड कर सकूं, आपको कुछ बता सकूं कि वो कौन लोग हैं जिनके 40 मार्क्स आते हैं, वो कौन है जिनके 50 मार्क्स आते हैं, और वो कौन लोग हैं जिनके 5, 10 या 15 की कैटेगरी में नंबर आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे इंग्लिश का देखो जो देखा गया है वो कैंडिडेट्स बड़ा उसको एक मुश्किल कंसीडर करते हैं। हालांकि कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश का ऐसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के ऐसे में मैं आपको अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो आप इस बात का यकीन रखें, आपको सी एस एस के जो या पी एम एस के ऐसे के पेपर में आपके फेल होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, अगर आप फेल हो गए तो आप मुझसे कंप्लेन कर सकते हैं, या आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपने ये ऐसे कहा था और देखिए मैं फेल हो गया। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, अगर कुछ स्टेप्स आप ये फॉलो करें तो आप सी एस एस के या पी एम एस के ऐसे के पेपर में पासिंग मार्क्स 40 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो वो प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये हम आगे अभी चल के ये देखते हैं कि इन ये प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने ऐसे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स में आप देख रहे हैं सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, फिलोसॉफिकल थॉट, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी विद रेफरेंस टू पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये टॉपिक को मैंने एक आप समझ लें कि ये मैंने एक बड़ा जनरलाइज्ड वे में इसको लिखा हुआ है, तो उसकी बेसिक वजह क्या है। ठीक है, आप ऐसा करें, आप सी एस एस या पी एम एस के पास्ट पेपर्स उठा के देखें। ठीक है, सी एस एस पी एम एस के पास्ट पेपर जब आप उठा के देखेंगे तो आप एक चीज़ उसमें एक आप समझ लीजिए उसमें कॉमनैलिटी देखेंगे कि एग्जामिनर सी एस एस या पी एम एस का वो हमेशा इन टॉपिक से अपना ऐसे ड्राइव करता है या अपना ऐसे देता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप पास पेपर्स में देखें तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपका ऐसे लाजमी आया होगा, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड आपका ऐसे लाजमी आया होगा, एजुकेशन से रिलेटेड आपका ऐसे लाजमी आया होगा, करंट अफेयर से मुराद आपके पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जो करंट सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, कश्मीर डिस्प्यूट है, अफगानिस्तान का मसला है, इससे रिलेटेड भी ऐसे आया है। और मीन वाइल आपके जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो आपके बायलैटरल रिलेशंस टू अदर कंट्रीज हैं। ठीक है, जैसे आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं आपको बताता चलूँ कि सी एस एस सॉरी पी एम एस 2020 में एक ऐसे आया था यूएस और चाइना का स्टैंड ऑफ। ठीक है, और उसके ऊपर पाकिस्तान का इंस्टांस क्या होगा टू सम एक्सटेंड, ये इस पर्सपेक्टिव से ऐसे आया था। तो मुझे एग्जैक्टली उसकी वर्डिंग याद नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर में, वो एक इंटरनेशनल अफेयर का पेपर है। आप उससे इंटरनेशनल अफेयर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपकी जर्नल स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन होती है जो कि एक फिलोसॉफिकल थॉट होता है। ठीक है, ये भी वहाँ पे आप अपने प्रीवियस पेपर्स में भी देख सकते हैं। और पाकिस्तान से रिलेटेड आपकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी आपका ऐसे आया है। तो ये कुछ बेसिकली डायमेंशंस हैं जिस डायमेंशंस पे चलते हुए सी एस एस या पी एम एस का एग्ज़ाम बनाया जाता है। ठीक है, आप अगर आपको ऐसे क्लियर करना है तो इन डायमेंशंस में से कोई एक डायमेंशन आपने चूज़ करनी है, और उस डायमेंशन में आपके पास
रेलिवेंसी, वोकेबलरी और वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कि एक ऐसे की प्री रेक्विजिट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपने अब आप अगर आप CSS का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास 10 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। उन 10 टॉपिक्स में से ये लाजमी बात है कि मैंने यहाँ पे जो 6 एक टॉपिक इन लिस्ट किए हैं वो उसमें शामिल लाजमी होंगे, ठीक है। इन 6 टॉपिक्स में से आप किसी एक पर, लाइक एजुकेशन का टॉपिक आप ले लें, अगर आप एजुकेशन के टॉपिक की सब डायमेंशंस अपने एग्ज़ाम जाने से पहले उसको देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसकी कोटेशन, नोट्स, डाटा, फिगर, सारी चीज़ें आप नोट कर लेते हैं, तो आपने अपनी एक डायमेंशन सेट कर ली है कि मैंने CSS के पेपर में, इंग्लिश ऐसे के पेपर में मैंने जो जाके ऐसे अटेम्प्ट करना है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपकी एक प्री प्लानिंग होती है CSS के ऐसे को CSS के ऐसे के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप 10 के 10 टॉपिक प्रिपेयर करें और फिर जाएं और फिर उनमें से एक चूज़ करें, तो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिनेरियो होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया भी है कि कुछ जो एक आप समझ लें कि स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर आपको हर दफ़ा CSS या PMS के पेपर में ऐसे का टॉपिक देता है, ठीक है। अब एजुकेशन से रिलेटेड क्या ऐसे आया है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मीनिंगफुल पर्पसिव एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्या इशू आया है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्या इशू आया है, ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से क्या है ऐसे आया है। तो ये मैंने आपको CSS का पेपर है 2021, वहाँ से आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि आप अपनी कोई भी एक डायमेंशन सेट कर लें CSS के पेपर देने से पहले, ठीक है। तो जब आप एक डायमेंशन सेट कर लेंगे तो उसका आपको फ़ायदा क्या है, उसका आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास उस चीज़ की एक रेलिवेंट वोकेबलरी, नॉलेज या जो भी चीज़ें आप उसमें ऐड करना चाहें वो आप एक अपने नोट्स में बनाते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे में 5 ऐसी लाजमी चीज़ें होती हैं जो कि हर ऐसे में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे का पेपर पास करना है तो आपको लाजमी ये 5 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपनी एक डायमेंशन सेट करनी है, ठीक है। डायमेंशन सेट करने के बाद आपने 5 चीज़ें जो मैंने आपको भी बता रहा हूँ वो आपने अपने पास एक नोट्स के तौर में सेव रखनी है, ठीक है। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं इशू के हवाले से, उनके कुछ रेमेडी होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे एक पिक्चर पोस्ट की हुई जिसमें फेमिनिज्म से रिलेटेड है या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है। तो वुमेन राइट्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये किस डायमेंशंस में जाता है, ये जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड आपके पास बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक्सटेंट ऑफ इशू की आप समझ लेंगे एक्सटेंट ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए उस इशू की, आपके पास उसका सलूशन मौजूद हो, ठीक है। अब ऐसे का ऐसे किसी भी फॉर्म में आपके पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड ऐसे आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अगर आप पास पेपर्स उठा के देखें तो आपको जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जेंडर इक्वालिटी की डायमेंशंस में से कोई एक डायमेंशन पे वो बात करेगा, लाइक फेमिनिज्म पे बात कर ले, लाइक अदर इक्वालिटी पे बात कर ले, स्लोगन होने पे बात कर ले, जिसने 2021 में आया है स्लोगन होने पे बात कर ले। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जब अपनी एक डायमेंशन सेट कर ली है, लाइक आपने जेंडर इक्वालिटी सेट कर ली है कि मैंने इस दफ़ा CSS का पेपर, जब PMS का पेपर अटेम्प्ट करने जाना है तो मैंने अपनी डायमेंशन जो मेरी जेंडर इक्वालिटी जिसकी मैं तैयारी करके आया हूँ, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने अपना जो डाटा है वो कंपाइल किया हुआ है, वहाँ पे फेमस कोटेशंस मेरे पास हैं, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। मेरे पास मेरे नोट्स में उसकी फेमस कोटेशंस हैं, मेरे पास डाटा है, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स एंड रेफरेंसेस हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करके पहले से रखी हुई हैं, ठीक है। और 5वीं चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है स्कीम्स और इनिशिएटिव्स।
अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, स्टेप्स हैं, या ऐसी गवर्नमेंटल पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट हैं, या गवर्नमेंट के तौर पे वो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, या आपके इससे रिलेटेड यूएन से रिलेटेड हैं, आपके इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर है, और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, या इस से रिलेटेड आपके पास जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उन सब का आपने अपने पास एक नोट्स के तौर पे रेफरेंस रखना है, ठीक है। उससे फ़ायदा आपका ये है कि आप अपने आप को ऐसे के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास उसका रेलिवेंट सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने बात की है ऐसे के स्ट्रक्चर की, ठीक है। जैसे आपने अक्सर वीडियो में यहाँ देखा भी होगा, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं जिनके ऊपर सब ने बताया हुआ है ऐसे का स्ट्रक्चर ये है, ये है, ये है, ये है। मैंने भी बताने की कोशिश की है और मैं आपको बता भी रहा हूँ, और मैं जो आपको ऐसे का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको टू सम एक्सटेंट ये एक जेनेरिक वे में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, यहाँ पे आपको अब मैं आपको कहूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कोई एक टॉपिक पकड़ें, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लें, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, आप चीज़ों को सोचेंगे। लेकिन जब आप एक चीज़ पहले से आप अपनी डायमेंशन सेट करके एग्जामिनेशन हॉल में आए होंगे, आपने जो मैंने ये 5 इम्पेरेटिव्स आपको बताए हैं, ये आपने पहले से अपने एक नोट्स की शक्ल में अपने पास रखे होंगे, तो आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। अब सारे बात करते हैं बॉडी की, कि बॉडी में क्या होना चाहिए, CSS ऐसे की बॉडी इस तरह होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ जेनेरिक वे में, ठीक है। जेनेरिक वे से मुराद ये है कि अगर आप CSS का ऐसे का पेपर देने बैठे हैं और आपको कुछ माइंड में नहीं आ रहा, या अगर आप बॉडी के अंदर जब ऐसे को एक्सपैंड करते हैं तो आप जो पहले करने वाली बात है वो बाद में कर दें, या बाद में करने वाली बात पहले कर दें, पैराग्राफिंग उस अंदाज से ना हो आपकी, तो आपने पहले ही किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशंस में आप समझ लें कि सेग्रीगेट कर लेना है, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस कौन सी हैं? सबसे पहले सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। अगर आप CS का ऐसे लिखने बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप किसी पर बात कर रहे हैं, लाइक आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप उसके सोशल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। आप उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, आप उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। अगर आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो आप सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर आप एजुकेशन को से हवाले से लिखना चाह रहे हैं, एजुकेशन का आप बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि एजुकेशन का सोशल पर्पस क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है, इकोनॉमिक उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कंक्लूजन में रिकमेंडेशन और सजेशंस आई थी है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि मैंने सामने ये ISEP लिखा हुआ है, ISECP, ISEP, तो ये एक आप समझ लें कि एक जेनेरिक वे है। आपने अगर किसी ऐसे को अटेम्प्ट करना है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ऐसे लिखना आसान हो जाएगा, और इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है वो अभी मैंने आपको यहाँ बताई है कि आपके पास फैक्ट्स, फिगर, डाटा, फेमस कोटेशन, स्टैटिस्टिक्स, और ये सारी चीज़ें किसी एक डायमेंशन में से आपने अपने नोट्स में बना लेनी है, जिस डायमेंशन में आप समझते हैं कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। हुक योर रीडर, ये आपने मेरे वीडियो देखने से पहले भी आपने कुछ यहाँ देखा होगा, सब ने बात की है हुक योर रीडर्स, यानी कि अपने रीडर को मतवज्जो अपनी तरफ करें कि वो आपका ऐसे पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आपकी थीसिस स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए।
और मैप योर ऐसे स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैप इसी अंदाज में किया जाएगा कि आप अगर किसी भी टॉपिक को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में उसको बयान करेंगे, अपने एग्जामिनर को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको अभी बताता चलूँ कि मैंने अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, तो एज आ एग्जामिनर अगर मेरे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस का पेपर आता है, मेरे पास किसी एस्पिरेंट का क्लाइमेट चेंज का पेपर आता है, ग्लोबलाइजेशन का पेपर आता है, आप ये चीज़ को सोचना छोड़ दें कि जितनी नॉलेज और जितने स्टैट्स और जितना फैक्ट्स एंड फिगर आप पढ़ के आए हैं वो एग्जामिनर को वर्बली याद होगा, ठीक है। एग्जामिनर किन चीज़ पे फोकस करता है? एग्जामिनर बेसिकली आपके जो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस है, आपके पास जो एक राइटिंग स्किल है, आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, आपका जो बोलने का अंदाज है, बोलने का अंदाज मतलब जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, जो आप लिख रहे हैं वो उसको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो मैंने आपको अभी तक चीज़ें बताई हैं ये प्री रेक्विजिट हैं। प्री रेक्विजिट से मुराद कि आपके पास अगर कोई टॉपिक आपने अटेम्प्ट करना है तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशंस का पता है तो आपने अपनी उस डायमेंशन में ही आगे जाके ऐसे को एक्सपेंड करना है। जब आप ऐसे को एक्सपेंड करेंगे तो आपको कुछ जो जिसका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है वो आपको प्रेजेंट करना है, एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपने एक ख़ास फोकस रखना है, ठीक है। ये तो जो पहले थी वो तो थी कि जिसे हम आम रूटीन में बोलते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सीएस का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें कंटेंट में आती हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कंटेंट में होता क्या है। बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट में ये चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एग्जामिनर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि एग्जामिनर को जितना नॉलेज आपके पास होगा उस पर्टिकुलर डायमेंशन से रिलेटेड, मतलब जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जितना नॉलेज आप पढ़ के आए हैं, जितने स्टैट्स और जितनी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं, एग्जामिनर उनको पढ़ेगा ज़रूर। लेकिन अगर आप कहें कि एग्जामिनर आपसे उस चीज़ को ज़्यादा जानता है, तो एग्जामिनर जो ज़्यादा जानता है वो जानता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है। एग्जामिनर जो जानता है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जानता है। वो जानता है कि अगर आपने एक चीज़ को प्रेजेंट किया है, आपने ऐसे लिखा है, तो उस ऐसे के अंदर जो इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर हैं वो आपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे लिखे हैं कि नहीं लिखे, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे कि सब जो टीएमसी हैं उसमें देखेंगे आप कि वो सब सब्जेक्ट में पास होता है लेकिन ऐसे में फेल होता है। कुछ तो ऐसी वजूहात हैं कि जो वो सब में पास है और ऐसे में फेल है। भाई ऐसे में फेल होने की बेसिक वजह यही है कि उसके पास एक्सटेंट ऑफ नॉलेज और उसके कंटेंट कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसको अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं कर सका, एग्जामिनर को कन्वे नहीं कर सका, ठीक है। एग्जामिनर ने सबसे पहली जो चीज़ चेक करनी है वो आपके इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, जो आपने अपने ऐसे में कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, उनके अकॉर्डिंगली लिखा है कि नहीं लिखा, आपने सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट सही रखा है कि नहीं रखा। एग्जामिनर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर फाइंड आउट करके उसको हाईलाइट करके वहाँ से मार्क्स को डिटेक्ट करना सबसे ईजीएस्ट वे समझता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि एग्जामिनर के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जैसी भला क्या चीज़ है, ठीक है।
अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की बात करें, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको बेसिकली जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि ये क्या चीज़ें हैं। कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंजंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने, जैसे मैंने लिखा है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, जब आप, अब मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, आपको मेरी बात समझ आ रही है। क्यों समझ आ रही है? क्योंकि मैं अपने बोलने के अंदाज में ऐसी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मेरे बोलने से, जो मैंने पहले बोला है वो भी समझ आ रहा है, और जो मैं बाद में बोल रहा हूँ वो भी समझ आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि मैं अपने अल्फाज के चुनाव में जो कंजंक्शंस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे पहले बोले हुए अल्फाज और बाद में बोले हुए अल्फाज को इस तरह से जोड़ रही है कि एक मीनिंगफुल सेंस दे रही है। ठीक है, पंचुएशंस भी इसीलिए लाजमी हैं। ठीक है, पंचुएशंस क्या हैं कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और कहीं मुझे बोलते हुए वक्फा लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और कहीं मुझे वक्फा नहीं लेना, ठीक है, पंचुएशन सेम ऐसी है कि अगर आप किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो बात आपने तब तक एग्जामिनर को डिलीवर नहीं की जब तक आप पंचुएशंस सही तरह से वहाँ पे नहीं मेंशन करते। ठीक है, पंचुएशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके कॉलन, सेमी कॉलन, हाइपन और इससे रिलेटेड आपके जो जो आपके पंचुएशंस, जो कोटेशंस, अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक दूसरा शख्स मुझे बता रहा था कि वो, उसने ये काम ऐसे किया, ठीक है, पंचुएशंस में क्या है कि मैं पंचुएशंस लगाऊंगा कि जो जो अल्फाज दूसरे शख्स ने बोले हैं उनको मैं कोटेशंस के अंदर रखूंगा। जब मैं कोटेशंस के अंदर रखूंगा तो इसका मुराद ये है कि ये अल्फाज हाईलाइटेड हैं, ये अल्फाज ये किसी थर्ड पर्सन ने कहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे टेंस और वर्ब हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब मैंने बता दिया है, और वर्ब से रिलेटेड आपके यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें थी। अब यहाँ पे आप देखें मैंने लिखा हुआ है ब्यूटिफिकेशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैंने अपनी राइटिंग को इंटरेक्टिव बनाना है, अगर मैंने अपनी राइटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी हैं कि एग्जामिनर को उसको लगे कि इस बच्चे के पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अलावा भी एक राइटिंग स्किल है। ठीक है, अब वो कैसे है? ठीक है, कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो मैं कोई एक आर्गुमेंट देता हूँ। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है आपका? यही होता है ना कि आप एक आर्गुमेंट पेश करते हैं, और आर्गुमेंट पेश करने के बाद आप उस आर्गुमेंट को फर्दर एक्सपैंड करते हैं और बताते हैं। तो अगर आप अपने ऐसे में लिख दें द आर्गुमेंट डैट, ठीक है, अब ये मैंने जस्ट ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसमें आप जो मर्जी आर्गुमेंट, जिसका जो भी आर्गुमेंट हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे पहले लिखते हैं द आर्गुमेंट डैट, ठीक है, आपने इतना सा फ्रेज लिखा, लेकिन इस फ्रेज से एग्जामिनर ने जो आपकी पहले की गई हुई बात है उसको समझा कि ये आर्ग्यूमेंट को आगे फर्दर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बयान करना चाह रहे हैं। ठीक है तो इतना सा फ्रेज है द आर्ग्यूमेंट डैट, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट आपने ऊपर बोला, जब कहा, जो भी उसमें लिखा, ठीक है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लाइक इन शॉर्ट, ब्रीफली, द जिस्ट ऑफ, मतलब ठीक है, आपने एक चीज़ को बयान किया और आप अब बताना चाहते हैं कि उसकी जिस्ट क्या है, ठीक है, उसका खुलासा क्या है, ठीक है, आप द जिस्ट ऑफ ये चीज़ होगी। उसके बाद एसेंशियली, क्रिटिकली, ठीक है, और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरा पैराग्राफ तो एक बिल्कुल नए सिरे से एक नई चीज़ है, लाइक अगर आपने पहले पैराग्राफ या दूसरे तीसरे 3 पैराग्राफ आपने लिख लिए हैं और 3 पैराग्राफ में आपने बात की है उसके सोशल एस्पेक्ट्स की, ठीक है, उसके सोशल एलिमेंट्स की बात की है, उसके सोशल होने की बात की है, तो जब आप 4th या 5th पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले बताएंगे एग्जामिनर को कि जो प्रीसीडिंग पैराग्राफ है वो डिस्क्राइब करता है इन चीज़ों को, और सक्सीडिंग पैराग्राफ जो आने वाला आगे पैराग्राफ है वो आर्टिकुलेट, डिस्क्राइब या
इन चीज़ों को आगे बयान करेगा, ठीक है। तो आपने ये क्या कर दिया, आपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो आपकी डोमेन है उनको एक किस्म का ब्यूटिफिकेशन बनाने के लिए एग्जामिनर को इस चीज़ का बताने के लिए कि मैं अब ये बात कर दी है, मैं अब ये बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फर्दर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल था, उसकी मैंने एक छोटी सी, आप समझ लें कि मैंने ये 4-5 लाइनें हैं जिनको मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप अपनी राइटिंग में जितनी ब्यूटिफिकेशंस लेके आ सकते हैं उनको लेके आएँ। बेसिकली अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है तो उसमें मेटाफर और सिमिली का आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो ये मेटाफर, सिमिली क्या चीज़ हैं या ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, बेसिकली हम जब भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की ब्यूटिफिकेशन करते हैं, हम एक बात को बड़े अच्छे अंदाज से पेश करना चाहते हैं कि एग्जामिनर को पता लगे कि इस बच्चे के पास काफ़ी नॉलेज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ चाइना आफ्टर a century of humiliation is on the march toward a century of domination। ये है तो एक छोटा सा 2 लाइनों का सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव छुपा है, ठीक है। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या है कि चाइना, अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखें तो जब ब्रिटिश कॉलोनी था, जब चाइना कॉलोनी था ब्रिटिश की, तो ब्रिटिशर जो से थे वो वहाँ पे अपने जो अफ्यून है उसका कारोबार करते थे, जिससे क्या हुआ कि चाइना जो है वो एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कंसीडर किया जाता था। वहाँ पे एक बड़ी चाइनीज़ जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वो सब ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन अब ऑन द मार्च टूवर्ड अ सेंचुरी ऑफ डोमिनेशन, इसका मतलब क्या है कि अब ये डोमिनेशन से मुराद यही है कि जो चाइना है वो यूएस के एक राइवलरी के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। लिखने को तो आपने 1-2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन आपने इसमें एक जिस्ट बयान की है कि आपने कोई एक पूरी डिटेल दी और आपने उसके बाद लिख लिया द जिस्ट ऑफ, ठीक है। द जिस्ट ऑफ, एक पूरा आपने आर्गुमेंट बनाया, पूरी बात की, उसके बाद आपने लिख दिया द जिस्ट ऑफ, ठीक है। तो द जिस्ट ऑफ के बाद आपने लिख दिया कि इसका खुलासा ये है, ये 2 लाइनों का, ठीक है। तो ये कुछ उसमें ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि एग्जामिनर क्या चाहता है, ठीक है। अगर मेरे सामने या एग्जामिनर के सामने एक पेपर आता है तो वो उस पेपर को सबसे पहले किस नज़र से देखता है, या उसमें वो क्या देखता है, या एग्जामिनर का कंसर्न किस चीज़ से होता है, ठीक है। एग्जामिनर का कंसर्न आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर से, आपके इंट्रोडक्शन से, आपकी पैराग्राफिंग से, आपके कंक्लूजन से। और पैराग्राफिंग में वही चीज़ कि वो जो भी, मतलब अगर वो बिल फर्ज अगर इंट्रोडक्शन के बाद वो आपके लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता है, ठीक है। एग्जामिनर है वो इंट्रोडक्शन के बाद आपके लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता है, तो उन लास्ट 2 पैराग्राफ में भी उसको समझ आ जानी चाहिए कि इस बच्चे ने जो एक पूरी डिटेल बात की हुई है, तो लास्ट पैराग्राफ में कुछ इस तरह से उसने उसको प्रेजेंट किया है कि मुझे बाकी भी समझ आ गई है। और कंक्लूजन में ऑब्वियसली बात है कि आपने रिकमेंडेशन, सजेशंस या जो भी चीज़ देनी है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का कंसर्न होता है कि हम ऐसे लिखना चाहते हैं, हमारे पास थॉट्स भी हैं, हमारी वोकैबुलरी भी ठीक है, हमारी ग्रामर भी ठीक है, लेकिन हम लिख नहीं पाते। तो उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप कहें कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है, आपका कंटेंट ठीक है, आपकी रेलिवेंसी है, आप बहुत अच्छा उसको बयान कर सकते हैं, अगर आप लिख नहीं सकते तो आप ज़ीरो हैं। ये चीज़ प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं आएगी। ये इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे हैं और 3 घंटे आप मुसलसल नहीं लिख सकते, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, ठीक है। अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की हुई, जब आप एक चीज़, अगर आपने खुद से टेस्ट लेना है ना, तो आप आधे घंटे के लिए खुद को इंगेज करें कुछ लिखने में, ठीक है। 1 घंटा इंगेज करें खुद को लिखने में, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं जो लिखना चाह रहा हूँ
और जो वर्ड्स ख़ास तौर पे वोकेबलरी वर्ड्स मैं अपनी राइटिंग्स में लेके आना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रही, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जामिनर, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, और यहाँ मैंने एक पिक्चर जो लगी हुई है वो मैंने ये बेसिकली मैंने ये नेट से एक टेम्पलेट उठाया था, तो वहाँ पे ये एक पिक्चर लगी हुई थी। तो मेरा एग्जामिनर यही है, हम चाहते हैं कि हमारा एग्जामिनर अच्छा हो, तो आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया, तो मेरी तरफ से मेरा अगर मेरा एग्जामिनर है, हमारा यही एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर और ऐसे टॉपिक, ठीक है। ये क्या चीज़ है जब मैंने लिखा हुआ है एग्जामिनर और ऐसे टॉपिक। सबसे पहले एग्जामिनर आपका टॉपिक देखता है कि आपने कौन सा टॉपिक चूज़ किया है, ठीक है। टॉपिक देखने के बाद, जैसे मैंने पहले बात की है कि एग्जामिनर के पास उतना नॉलेज नहीं है उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तब तक जब तक आप उसका जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं वो प्रिपेयर करके नोट्स बना के नहीं गए। क्योंकि कुछ होती हैं जेनेरिक चीज़ें जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जाहिर सी बात है एग्जामिनर को भी पता होगी, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जो चीज़ एग्जामिनर को नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, वो आपने बतानी है। और वो आपने कहाँ से बतानी है? क्योंकि आपने जब एक पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैंने CSS के ऐसे में जाके ये वाला ऐसे अटैम्प्ट करना है और मेरे पास इसकी एक कंप्लीट रेलिवेंसी, फिगर्स, डेटा, स्टैट्स सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं सेकंड पे देखूँ तो मैंने एग्जामिनर और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जामिनर आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसे में, चाहे उसे ऐसे के टॉपिक की, ठीक है, ऐसे के टॉपिक की समझ है और इतनी समझ नहीं है जितनी आपको है, लेकिन आपने उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं लिखा तो आप ऐसे में फेल हैं, ठीक है। और एग्जामिनर और ऐसे भी सेम यही चीज़ है कि एग्जामिनर आपके जब ओवरऑल ऐसे को रिव्यू करता है तो वो आपको किस एंगल से असेस करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो होपफुली आपको अगर समझ आ गया होगा सब कुछ, और अगर कोई कैंडिडेट को नहीं समझ आया या वो मेरी इन बातों से इख्तलाफ करता है या वो कहता है कि आपने ये ठीक नहीं बताया, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसकी जो भी डिफ़िकल्टी है उसको दूर कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दी है कि किन चीज़ों को फोकस करना है, किन चीज़ों पे बात करनी है, किन चीज़ों को आपने देखना है। और CSS के ऐसे के पेपर में, PMS के ऐसे के पेपर में ऐसा नहीं होता कि आप जाएं और 10 के 10 टॉपिक में से आप कहें कि मुझे सारे आते हैं और मैं कोई एक इसमें से अब लिखता हूँ। कोई एक ऐसे आपने पहले चूज़ करना है, उसके पास आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो लाजमी होनी चाहिए। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।